स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य में हमने आपको जो आदिकालीन साहित्य का मैंने वर्गीकरण किया था, मैंने उन सभी पर प्रकाश डाल दिया था। आज हम लोग उसी में जो अन्य श्रेणी में मैंने दो कवियों का नाम लिखवाया था, उसमें एक विद्यापत थे और एक अमीर खुसरो थे। तो आज उन्हीं में हम लोग विद्यापत जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं विद्यापत जी के विषय में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्यापति थे, उन विद्यापत का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1460 ईस्वी में। ये इनका जन्म का समय है। किसका भैया? जन्म। और ये समय किसका है? मृत्यु का। मृत्यु। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी समय सीमा क्या रही, तो इनकी समय सीमा भैया 1350 से 1460 ईस्वी तक की रही। इनका जो जन्म स्थान है वो बिहार राज्य। कौन सा राज्य भैया? बिहार राज्य। बिहार राज्य का जो दरभंगा जिला है भैया, उस दरभंगा जिला में ही एक विपसी नामक गांव है। विपसी नामक ग्राम यानी गांव है। उसी गांव में ही विद्यापत जी का जन्म हुआ था। बात अगर हम इनके आश्रयदाताओं की करें कि ये किनके आश्रय में रह करके अपना लेखन कार्य किया, तो ध्यान रहे आश्रयदाता की हम बात करते हैं। आश्रयदाता वास्तव में इनके आश्रयदाताओं की अगर मैं बात करूं तो इनके दो आश्रयदाता थे। एक तिरहुत के राजा शिव सिंह और दूसरे कीर्ति सिंह थे। दोनों के यहां ये अपना समय बिताए हुए हैं। आश्रयदाता हम लिखेंगे तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे। आश्रय में रहे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था लखीमा देवी। क्या नाम था भैया? लखीमा देवी। और लखीमा देवी जो थी वो विद्यापत जी को अपना गुरु मानती थी। क्या मानती थी? गुरु। कौन? राजा शिव सिंह की पत्नी। एक और पॉइंट आप इसी में लिख लेंगे, राजा शिव सिंह की पत्नी लखीमा देवी इनकी अनन्य भक्त थी। इनकी अनन्य भक्त थी। इनकी एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम आपसे बात करें कि वास्तव में जो विद्यापत जी थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो जो विद्यापत थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। विद्यापति
शैव धर्म के अनुयायी थे? अनुयायी थे। अर्थात यदि मैं आपसे पूछूं कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1460 ईस्वी में हुई थी। कब? 1460 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार में दरभंगा जिले के रहने वाले थे। दरभंगा जिले में कहाँ? तो दरभंगा जिले के सन्निकट ही एक गांव है बिप्सी। इसी बिप्सी नामक ग्राम में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। बात समझ में आई भैया? अगर आपसे पूछा जाए कि जो विद्यापति हैं वो किनके आश्रय में रहते थे, तो विद्यापति जो हैं वो तिरहुत के राजा शिव सिंह, कौन भैया? राजा शिव सिंह व राजा कीर्त सिंह, इन दोनों के यहाँ वो बहुत लंबे समय तक अपना जीवन बिताए हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जो राजा शिव सिंह की पत्नी थी, राजा शिव सिंह की कौन पत्नी? उनकी पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मा देवी। ये लक्ष्मा देवी जो थी, ये लक्ष्मा देवी विद्यापति की क्या थी? अनन्य भक्त थी। अर्थात ये विद्यापति जी को बहुत मानती थी। बात विद्यापति की करें कि वास्तव में विद्यापति किस धर्म के अनुयायी हैं, तो विद्यापति जो हैं वो शैव धर्म के अनुयायी हैं। किस धर्म के? शैव धर्म के। और इन्होंने किनकी लीलाओं का वर्णन किया है? तो इन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपनी पदावली में किया है। इसलिए आपको इनके धर्म के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कहीं पता चले कि राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए आपके दिमाग पे नहीं शैव धर्म के अलावा कहीं इनका कोई दूसरा धर्म था, तो नहीं। विद्यापति से आपसे जब पूछा जाए कि विद्यापति किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो शैव धर्म के अनुयायी थे। वो भगवान शिव के उपासक थे। कौन? विद्यापति जी। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया, फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। बात करते हैं उपाधियों की कि इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं। तो ध्यान रहे, हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक उपाधियां जो प्राप्त थीं संभवतः विद्यापति जी को ही प्राप्त थी। किसको? विद्यापति जी को ही प्राप्त थी, क्योंकि विद्यापति जितना उपाधि शायद ही किसी कवि को प्रदान हो। इनको नव कवि शेखर, कवि कंठहार, सरस कवि, खेलन कवि, अपरूप का कवि, श्रृंगारिक कवि आदि बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया था। और इनकी उपाधियां पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं, इसलिए हमको इनकी उपाधियां पता होनी चाहिए कि किन किन उपाधियों से विद्यापति जी को अलंकृत किया गया था, सुशोभित किया गया था, कौन कौन सी उपमाएं, कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई थी। ठीक है। अब लिखेंगे भैया हम उपाधियां। उपाधियां नव कवि शेखर, नव कवि शेखर, सरस कवि, कवि, अपरूप का कवि, खेलन कवि, कवि, जातीय कवि, जातीय कवि, कौन सा भैया? जातीय कवि, मैथिल कोकिल, क्या भैया? मैथिल कोकिल, और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी उपाधि रही।
और मैथिल कोकिल इनको कहने का कारण भी इनकी एक रचना पदावली है। पदावली में जिस तरीके से इन्होंने श्रृंगारिक रचना को लिखा, राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम को दर्शाया, उस प्रेम को देख करके लोग बड़े भ्रम में हैं कि ये वास्तव में भक्त कवि हैं या फिर ये श्रृंगारिक कवि हैं। क्योंकि एक भक्त कवि के द्वारा राधा और कृष्ण के प्रेम की इतनी बारीकियों को चित्रित कर पाना, समझा पाना, लिख पाना, बता पाना संभव नहीं है। इसलिए अधिकांश कवियों के विषय में ये भ्रम हमेशा रहता है कि वास्तव में जो विद्यापति जी हैं वो भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। ठीक है, इनको और भी बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हैं भैया। जैसे इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्या भैया? अभिनव जयदेव। अब आपको पता है जो जयदेव हैं इन्होंने गीत गोविंद लिखा है। तो संस्कृत साहित्य में गीत गोविंद को लिखने पर जो स्थान संस्कृत साहित्य में जयदेव को प्राप्त है, वही स्थान विद्यापति जी ने जब पदावली को लिखा तो उनको प्रदान किया गया। इसलिए विद्यापति जी को एक उपाधि और दी गई। कौन सी? अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई। ठीक है। कवि कंठहार। कवि कंठहार। कवि कंठहार। कवि रंजन। राज पंडित। कवि रंजन। कवि रंजन। राजकवि। राजकवि। इतनी उपाधियों से इनको अलंकृत किया गया था। बात समझ पा रहे मेरी? इतनी उपाधियां इनको प्राप्त है और संभवतः इतनी उपाधियां हिंदी साहित्य जगत में किसी और को प्राप्त ही नहीं है। ठीक है। इसमें से 2-3 उपाधि आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि खेलन कवि किसे कहा जाता है? तो खेलन कवि कहा जाता है विद्यापति को। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये भी विद्यापति को कहा जाता है। और अभिनव जयदेव, ये 3 उपाधि आपके दिमाग में जरूर चलनी चाहिए। और बाकी आप भूल भी जाएंगे तो कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 उपाधि, खेलन कवि, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव, ये 3 की तीनों ही उपाधियां किसे प्राप्त हैं? तो तीनों उपाधियां विद्यापति जी को प्राप्त हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले भैया। फिर आगे की रचनाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आगे इनकी रचनाओं को देखते हैं। मिटाएं इसको। चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप चीजों को बड़ी सुगमता पूर्वक धीरे धीरे समझें। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी में इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत समझ में कुछ नहीं। समय, तैयारी हमेशा समय मांगती है। यदि आप समय देंगे तो उसका विशेष लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ठीक भैया, बात करते हैं इनके रचनाओं की। रचनाएं। कीर्तिलता। कीर्ति लता। दूसरी है कीर्ति पताका। और तीसरी है पदावली। क्या भैया? पदावली। कहीं कहीं पर पदावली मिलता है और कहीं कहीं पर विद्या पदावली लिखा हुआ मिलता है।
क्या भैया? विद्या पदावली मिलता है। ठीक है, जबकि इसका मूल नाम केवल पदावली ही है, लेकिन कुछ किताबों में विद्या पदावली भी लिखा गया है। इनकी ये जो 3 रचना आप देख पा रहे हैं, ये 3 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये 3 रचनाएं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद ही करके रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ये जो 3 रचना हम आपको बता रहे हैं, ये टेट, सुपर टेट है ना, यूपीपी, यूपीएसआई, यहां के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ये जो 2 रचना आप देख रहे हैं, एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका, ये अवहट्ट भाषा में है। अवहट्ट भाषा में है। ठीक, जबकि ये जो है ये मैथिली भाषा में है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में ये जो पदावली है, इसी पदावली के लिखने के कारण ही तो इनको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल, क्योंकि मैथिली भाषा में लिखा गया है पदावली को। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत पदावलियों में इसका लेखन कार्य किया गया है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये गद्य और पद दोनों रूपों में है, गद्यात्मक रूप में और पद्यात्मक रूप में, दोनों ही शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि जो विद्यापति जी हैं, उनकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो क्या रहा? पदावली ही रहा। जो ख्याति में आए, प्रसिद्धि में आए, लोग इनको जाने, उसका सबसे बड़ा कारण इनकी पदावली ही है। अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं की श्रेणी में क्या आती है? पदावली। और परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन 3 रचनाओं के विषय में हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत की रचनाएं हैं। किसकी भैया? संस्कृत की रचनाएं हैं। जैसे एक है भू परिक्रमा। भू परिक्रमा, और एक है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा, ये दोनों की दोनों ही रचनाएं नेट की परीक्षा में पूछी गई हैं। नेट की परीक्षा में भू परिक्रमा भी पूछा गया है और पुरुष परीक्षा भी पूछा गया है कि दोनों रचनाएं किसकी हैं। जबकि इनकी जो भाषाएं हैं वो भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या भैया? संस्कृत है। इसके अलावा शैव, सर्व, सर्वस्व, शैव, सर्वस्व, शैव सर्वस्व सार, ये रचना भी इन्हीं की है। इसके अलावा प्राण भूत पुराण संग्रह, प्राण भूत पुराण सार, पुराण सार, ये रचना भी इन्हीं की है। सार नहीं भैया, संग्रह। संग्रह है। ठीक है, इसके अलावा लिखनावली, 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 गंगा वाक्यावली, गंगा
वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। दान वाक्यावली। क्या भैया? दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। ठीक है। विभाग सार। विभाग सार। गया पत्तलक। गया पत्तलक। गया पत्तलक। वर्णकृत। वर्ण कृत। दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी। मणिमंजरी। मणि मंजरी। मणिमंजरी। द्वैत निर्णय। द्वैत निर्णय। द्वैत निर्णय। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें ध्यान में रखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। यह 13 जो रचना आप देख रहे हैं, ये 13 की 13 जो रचनाएं हैं, यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखी हैं। इसमें ध्यान में रखना है, आप टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं, सुपरटेट की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्या पदावली को याद करना है। लेकिन आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में सब तो नहीं, लेकिन कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भू परिक्रमा नेट में पूछा गया है, पुरुष परीक्षा नेट में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप ये दो तो याद करके रखेंगे, शेष कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इनकी कुल इतनी रचनाएं ही लिपिबद्ध है जो मिलती हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक एक रचना के विषय में खूब विस्तार से पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीर्तिलता के विषय में। मिटाइए इसको भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, कीर्तिलता, ये जो कीर्तिलता है ये किस भाषा में भैया? अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यापति जी की कौन कौन सी रचना अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। आपसे पूछा जाए कि विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में कौन सी रचना लिखी है, तो पदावली की रचना की है। और जो भू परिक्रमा या भू परीक्षा है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भू परिक्रमा किसकी रचना है, तो भू परिक्रमा जो है वो विद्यापति जी की रचना है। ठीक है, विद्यापति जी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विद्यापति की सबसे प्रसिद्ध रचना कीर्तिलता के विषय में। किसके विषय में भैया? कीर्तिलता के विषय में। कीर्तिलता, ये जो कीर्तिलता आप रचना देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इसकी पहली ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अवहट्ट भाषा। क्या भैया? अवहट्ट भाषा है, पहली महत्वपूर्ण बात। इसका सन कब है, तो 1380। यह 1380 में लिखा गया है। क्या भैया? 1380 विक्रमी संवत में लिखा गया है। 1380 विक्रमी संवत में लिखा गया है। विक्रमी संवत। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किसकी प्रशंसा की गई है, तो इसमें प्रशंसा किसकी की गई भैया? तो इसमें जौनपुर के राजा कीर्त सिंह की। राजा कीर्त सिंह की वीर गाथा पर आधारित ठीक है भैया, यह एक चरित काव्य है। यह एक चरित काव्य है। क्या भैया? यह एक चरित काव्य है। यह 4 पल्लों में विभक्त रचना है। यह 4 पल्लवों में विभक्त रचना है। विभक्त रचना है, 4 पल्लों में विभक्त रचना है। इसमें
जौनपुर, इसमें जौनपुर व वहीं पर बहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण है। बहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण है। सुंदर चित्रण है। सुंदर चित्रण है। विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल बैना कहा है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा है? देसिल बैना कहा है। इसी को भृंग भृंगी संवाद भी कहा जाता है। इसी को भृंग भृंगी संवाद भी कहा जाता है। भृंग भृंगी संवाद भी कहा जाता है। यह टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है और भृंग भृंगी संवाद यह नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और यह किसके आश्रय में रचना लिखी गई है? राजा कीर्त सिंह के। तो यह प्रश्न भी आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। बात समझ में आ रही ना? और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपके टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई लेवल का है। भाषा इसकी पूछी जा सकती है आपसे। ये रचना किसकी है? ये रचना पूछी जा सकती है। रचना किसकी भैया? तो ये रचना विद्यापति जी की है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए कि जो कीर्तिलता है या कीर्त रचना, लता किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है। जो कीर्तलता है उसकी भाषा क्या है? औहट भाषा है। कीर्तलता कब लिखी गई? तो 1380 विक्रमी संवत में लिखी गई। जो कीर्तलता है ये किसके आश्रय में लिखी गई या इसमें किसकी वीर गाथाओं का वर्णन है? तो ये राजा कीर्त सिंह के आश्रय में लिखी गई और इसमें राजा कीर्त सिंह की ही यशो गाथा, वीर गाथा, कुछ भी कह सकते हैं, उसी का चित्रण किया गया है। यह एक चरित काव्य है। चरित काव्य का मतलब ये होता भैया कि इसमें राजा कीर्त सिंह के चरित्र का ही वर्णन किया गया है, इसलिए इसे हम क्या मान रहे हैं? तो इसे हम लोग एक चरित काव्य मान रहे हैं। वास्तव में जो
कीर्तिलता है ये कितने अध्यायों में विभक्त है, कितने खंडों में विभक्त है, तो उसी खंड या अध्याय को पल्लव कहा गया है। क्या? पल्लव। कितने हैं इसमें? तो कितने पल्लव हैं? तो इसमें 4 पल्लव हैं। कितने? 4 पल्लव हैं। आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की किस रचना के अंतर्गत जौनपुर शहर की चर्चा की गई है, तो किसमें? कीर्तिलता में की गई है। कहां की भैया? जौनपुर की चर्चा। और फिर पूछा जाए कि गोमती नदी का चित्रण, गोमती नदी का चित्रण विद्यापति की किस रचना के अंतर्गत किया गया है, तो कीर्तिलता में किया गया है। फिर आपसे पूछा जाए विद्यापति जी ने अपनी किस रचना को देसिल बयना कहा, तो कीर्तिलता को कहा। फिर पूछा जाए कि विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा गया है, तो भृंग भृंगी संवाद जो कहा गया है वो कीर्ति लता को कहा गया है। यहां तक की बात स्पष्ट है, समझ में आ रहा भैया? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, ये तो समझ में आ रहा ना? ये किसके आश्रय में लिखा गया है कीर्तिलता? तो कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में लिखा गया है। आप इसे भी लिखना चाहें, इस यहां पे एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में लेखन कार्य, लेखन कार्य, ठीक है। और जो कीर्ति पताका है ये तो कीर्तिलता है। कीर्ति पताका किसके आश्रय में लिखा गया है? तो राजा शिव सिंह के आश्रय में लिखा गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भृंग भृंगी संवाद विद्यापति की किस रचना को कहा गया है, तो किसे कहा गया है? तो कीर्तिलता को कहा गया है। कीर्तिलता में ही भृंग भृंगी संवाद का चित्रण किया गया है। और देसिल बैना, देसिल बैना भी इसी को कहा गया है, कीर्तिलता को ही। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, ठीक है। कीर्ति पताका की यदि मैं भाषा की बात करूं तो इसकी जो भाषा थी भैया वह अवहट्ट भाषा है। क्या? अवहट्ट भाषा। क्या भैया? अवहट्ट भाषा। यह भी चरित काव्य, चरित काव्य। राजा शिव सिंह की प्रशंसा, इसका लेखन कार्य राजा शिव सिंह के आश्रय में किया गया। में किया गया।
किया गया। ये जो आप रचना देख पा रहे हैं भैया, इस रचना की एक सबसे खास बात ये रही कि अभी तक यह रचना अप्रकाशित है, अर्थात इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। इस रचना का अब तक प्रकाशन नहीं। प्रकाशन नहीं। अब क्यों नहीं प्रकाशन हुआ उसका कारण भी जान लो। क्योंकि जो कीर्ति पताका रचना है, इस रचना के जो 22 पन्ने हैं वो 22 पन्ने नष्ट हो चुके हैं, अर्थात इसका अपूर्ण रूप ही हम लोगों को प्राप्त हो पाया है, इसीलिए इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है। कितने पन्ने इसके नष्ट हो गए हैं? इस रचना के 22 पन्ने नष्ट हो गए हैं। नष्ट हो गए हैं। कितने पन्ने भैया? 22 पन्ने। अर्थात इसका पूर्ण रूप ही नहीं प्राप्त है, और पूर्ण रूप प्राप्त ना होने की वजह से ही इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ है। आपसे ये पूछेगा कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो कीर्तिलता की भाषा औहट्य है। यह किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक चरित काव्य है। कैसा काव्य है? चरित काव्य है। इसमें किसका यशोगान है? तो इसमें राजा शिव सिंह का यशोगान है। किसका? शिव सिंह का। कीर्ति पताका का लेखन कार्य किस राजा के आश्रय में किया गया? तो राजा शिव सिंह के आश्रय में इसका लेखन कार्य किया गया। ठीक है। पूछा जाए विद्यापति की वो रचना कौन सी है जिसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ? तो कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका के कितने पन्ने नष्ट हो चुके हैं? तो 22 पन्ने नष्ट हो चुके हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके आगे की चीजें हमको समझाते हैं। लिख लिया भैया? चलिए अगली रचना इनकी है पदावली। क्या भैया? पदावली। पदावली एक ऐसी रचना है जो विद्यापति के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारणी रहा। सबसे बड़ा कारणी रहा। यहां जो पदावली लिखा गया उसमें नायक कृष्ण और नायिका कौन है? राधा है। और इन दोनों के अनन्य प्रेम को दिखाया गया है। यहां इनके भौतिक और सांसारिक प्रेम को दिखाया गया भैया। अर्थात यहां पर जो राधा और कृष्ण हैं वो भगवान राधा और कृष्ण नहीं है, वरन एक सामान्य मनुष्य हैं, और सामान्य मनुष्य मानते हुए उनका चरित्र गायन किया गया है। ठीक है। पदावली। पदावली। भाषा पूछी जाए, भाषा मैथिली भाषा। मैथिली भाषा। वर्ण विषय। विषय राधा कृष्ण का भौतिक प्रेम।
भौतिक प्रेम, ठीक है। प्रधान रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। नायक कृष्ण, नायिका राधा, राधा। इस रचना के लेखन के बाद प्राप्त उपाधि, उपाधि तो मैथिली भाषा की रचना थी, इसलिए इनको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल कहा गया। क्या? मैथिल कोकिल। और श्रृंगारिक रचना थी, इसलिए इनको श्रृंगारिक कवि कहा गया। श्रृंगारिक कवि। इनको इसी रचना पर अभिनव जयदेव भी कहा गया। और इसी रचना पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको अपरूप का कवि भी कहा। और इसी रचना पर इनको जातीय कवि भी कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह रचना इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। इतनी उपाधियों से अलंकरण इनका इसी एक रचना पर इनको किया गया। ठीक है। इसका जो उपजीव्य है वो जयदेव का गीत गोविंद है। उपजीव्य। उपजीव्य का मतलब होता है कि इसका लेखन कार्य कहां से किया गया, इसका आधारभूत इकाई क्या रहा, कहां से इसको आधार बनाते हुए इसका लेखन कार्य किया गया। तो इसका उपजीव्य है भैया गीत गोविंद। गीत गोविंद। ये गीत गोविंद रचना किसकी है? तो जयदेव की है। किसकी है भैया? जयदेव जी की है। ठीक। ये जो विद्या पदावली है, इस विद्या पदावली में जो पद लिखे गए हैं उन पदों को पढ़ करके चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाया करते थे। पदावली के पदों को पढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे।
मूर्छित हो जाया करते थे। हो जाया करते थे। ठीक है, इसलिए यह रचना जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आगे इतना आपने लिख लिया। समझिए भैया, अगर पूछा जाए कि जो विद्यापति जी के द्वारा रचित पदावली है, उस पदावली की भाषा क्या है? मैथिली भाषा। इसका वर्ण विषय क्या है? तो राधा और कृष्ण का भौतिक प्रेम। इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। इसका नायक कौन है? कृष्ण है। इसकी नायिका कौन है? राधा है। इस रचना का लेखन कार्य जब विद्यापति जी ने किया तो उनको जातीय कवि, मैथिल कोकिल, श्रृंगारिक कवि, अभिनव जयदेव और अपरूप का कवि यह उपाधियां प्रदान की गईं। जो विद्यापति हैं उनकी इस पदावली के पदों को पढ़ते हुए कौन मूर्छित हो जाया करते थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे ये भाव विभोर होकर के मूर्छित हो जाया करते थे। ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए और आगे की चीजें समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल वाली क्लास के अंतर्गत हमने आपसे 2-3 प्रश्न पूछे थे दामोदर शब्द के परिप्रेक्ष्य में। कुछ लोगों ने तो उसके जवाब दिए, किंतु अधिकांश लोगों ने उसके जवाब नहीं दिए। ध्यान रहे, जो प्रश्न दिए जाते हैं यदि उसे आप कर रहे हैं तो वह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कोशिश करें आप उसका प्रत्युत्तर जरूर दें। नोट, इनकी जो विद्यापति जी हैं इनकी 2 रचना जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का औहट भाषा में लिखा गया है, उसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों का प्रयोग किया गया है। दोनों रूपों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, दोनों ही रूपों का प्रयोग किया गया है। विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कहा है। सिद्ध वाक कहा है। ठीक है, वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निराला ने
नागिन की लहर कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर कहा है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक रंग के चश्मे आध्यात्मिक रंग के चश्मे आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बहुत सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो गए हैं। हालांकि इसके आगे भी यह पंक्ति है, लेकिन आपको इतना दे करके ही पूछा जा सकता है, या इतनी ही पंक्ति यदि आपके दिमाग में रहेगी तो आप बड़ी सुगमतापूर्वक जान जाएंगे कि आध्यात्मिक चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति जी के परिप्रेक्ष्य में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। नागिन की लहर किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अभी नहीं पूछा गया। ये दो चीजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं, है ना। तो इन दोनों के विषय में आपको विस्तार से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन चीजों को आपके समक्ष रख दिया है। अब ये चीजें यहां पर समाप्त होती, लेकिन समाप्ति के साथ साथ कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के विषय में थोड़ी सी चर्चा आज की जाएगी। मैंने आपको एक शब्द दिया था, दामोदर, और दामोदर शब्द से जुड़े हुए मैंने कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे थे। उन प्रश्नों का जवाब कुछ लोगों ने दिया और बहुतों ने नहीं दिया। शब्द क्या था भैया? दामोदर। दामोदर शब्द पर्यायवाची के दृष्टिकोण से कृष्ण का पर्यायवाची है। किनका भैया? कृष्ण का पर्यायवाची है। दामोदर शब्द का संधि विच्छेद दाम धन उदर होगा। दाम का अर्थ होता है रस्सी। क्या भैया? रस्सी। और उदर माने क्या होता है? पेट। एक बार हुआ क्या कि मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो जाती हैं, और नाराज होने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से पेट के सहारे ओखल में बांध दिया, और उसी समय से
उनको दामोदर कहा जाने लगा। क्या भैया? दामोदर कहा जाने लगा। दामोदर शब्द में यदि पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो दाम धन उदर हो जाएगा, जिसमें दाम का अर्थ रस्सी और उदर का अर्थ पेट होता है। यदि इसमें कौन सी संधि है आपसे पूछी जाए, कौन सी संधि है, तो आपको पता है कि यहां से छोटा आ निकल रहा है और यहां से ऊ निकल रहा है और दोनों मिलकर के ओ बना रहे हैं। और ए ओ अर होता किसमें है? गुण में होता है। किसमें? गुण स्वर संधि में। अर्थात इसमें क्या भैया? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है। और अगर मैं इसमें आपसे समास पूछ लूं, इस शब्द में समास क्या है, तो आपको पता है कि इसमें दाम एक पद है, उधर दूसरा पद है, और दोनों ही पद अप्रधान होकर के यहां पर जो तीसरा पद कृष्ण दिया गया है वो प्रधान हो जा रहा है, मुख्य हो जा रहा है। इसलिए जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है भैया? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। समझ में आया? दामोदर शब्द जो है या किस प्रकार का शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर और थोड़ी सी गहराई में हम चलें, ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अगर रचना के आधार पर मैं इसको देखूं, अर्थात ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तो यह योग रूढ़ शब्द है। क्या भैया? योग रूढ़ शब्द है। कैसा? योग रूढ़ शब्द है। बात समझ में आई? अब यदि आपको संधि विच्छेद पता होगा तभी इस रहस्य को समझ पाएंगे, संधि के नियम पता होंगे तभी ये रहस्य समझ में आएगा, यदि आपको समास पता होगा तभी इसकी वास्तविकता ग्रहण कर पाएंगे, तत्सम तद्भव के नियम पता होंगे तभी आप समझ पाएंगे ये तत्सम क्यों हो गया, तद्भव क्यों नहीं हुआ। यदि आप शब्द विचार विस्तार से पढ़े होंगे तभी आप योग रूढ़ शब्द भी समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न को पूछने का मेरा एकमात्र कारण ये था कि यदि आप व्याकरण की भी क्लास चाहते हैं तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें, मैं आपको व्याकरण की क्लास भी निरंतर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन विराम देने से पहले एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।